नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ एक बार फिर से बढ़ रही है और कोरोना के कहर से बचाव के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और आइए इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की आशंका के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट ये कि सेंसेक्स में 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है, जबकि निफ्टी में 400 से ज्यादा अंक गिरे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेयर बाजार पर ये बड़ा असर, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट उधर सेंसेक्स में, तो वहीं निफ्टी भी 400 से ज्यादा अंक लुढ़क गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ गए। कितनी बड़ी गिरावट, ये जबरदस्त असर कोरोना का शेयर बाजार पर भी। अच्छा, बिल्कुल ये एक डर है कोरोना की वजह से कि कहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन न लग जाए, क्योंकि आज टास्क फोर्स की मीटिंग है जिसमें डिसाइड होना है और उसके बाद फिर ये 13 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा। एक बहुत आशंका बनी हुई कि शायद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कल का बता रहा, यानी आज सुबह तक 1,78,000 केस पूरे देश में है और बॉम्बे में अकेले ही इतने सारे केसेस बढ़े हैं। तो एक ये डर का माहौल बना। ऐसी ही स्थिति दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी है। लखनऊ में भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो पूरे देश में एक जो डर का माहौल बना है, उसकी वजह से मार्केट में आशंका है कि तेज गिरावट हो सकती है। कि लॉकडाउन होगा तो बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, कामकाज होगा नहीं, तो मार्केट में यह रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया नीरज। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आपको बता दें, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के हैं। बीएसई 1400 से ज्यादा अंक गिरा है। लॉकडाउन से शेयर बाजार पर यह बड़ा असर, लॉकडाउन की आशंका के बीच ये बड़ा असर। निफ्टी करीब 400 अंक गिर गया है, तो वहीं सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में कोरोना के मामले रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं, जहां कोरोना लोगों को डरा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले दूसरे राज्यों से पीछे नहीं है। दिल्ली में कोरोना ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकारों ने और सख्ती बढ़ा दी है और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीर अलग अलग राज्यों की आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे सख्त फैसले भी लिए गए, कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन इस सबके बीच नहीं कम हो रही है कोरोना के मामलों की रफ्तार और इस सबके बीच सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 1,69,000 के करीब नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच जो 24 घंटे के आंकड़े सामने आए, सारे रिकॉर्ड अब तक के टूट गए हैं। एक दिन में 1,69,000 के करीब केस सामने आए। 24 घंटे में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई है। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ा आंकड़ा ये एक दिन का। महामारी से एक दिन में 904 लोगों की मौत, तो वहीं 1,69,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं और अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, सारे रिकॉर्ड दिल्ली में भी टूट रहे हैं। कई कड़े फैसले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं फैसले, खासकर जिन 3 चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबका ध्यान आकर्षित किया था, चाहे वो बात टेस्टिंग की हो, ट्रीटिंग की हो या फिर ट्रेसिंग की हो, उसको लेकर क्या कदम सरकार की तरफ से, और टीका उत्सव यानी टीकाकरण पर जोर, उसको लेकर क्या स्थिति अभी आपको दिखाई देती है? देखिए, कल दिल्ली में जो रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद जमीन पर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त में मौजूद हूं। चलिए जावेद के पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें दिल्ली में एक अस्पताल में मौजूद है जावेद, और क्योंकि टीका उत्सव की शुरुआत कल से हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आप
ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, ट्रेसिंग कीजिए। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाए और वैक्सीनेशन पर दिया जाए जोर। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में। आज की बैठक के बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, इसको लेकर कल भी मंथन हुआ। कोविड टास्क फोर्स के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक की, लेकिन कोविड टास्क फोर्स ने यह साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन जरूरी है, चाहे वो 8 दिन का हो या फिर 14 दिन का हो। वहीं मुख्यमंत्री भी खुद लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, इसके संकेत भी उनकी तरफ से कई बार दिए गए। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक और उससे पहले व्यापारियों के साथ मुलाकात। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के और साथी हैं, सभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो टास्क फोर्स का एडवाइस है उसको लेके क्या फैसला किया जा सकता है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फैसला होगा। मुंबई से हमारे साथ अभिषेक भी लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, कल टास्क फोर्स की तरफ से भी यही सुझाव दिया गया था। व्यापारियों से फिर क्या बातचीत होगी और कैबिनेट की बैठक में फिर किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं कि लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, सिर्फ चर्चा बाकी है? देखिए, लॉकडाउन लगना करीब करीब तय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस बढ़े हैं गायत्री, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये पता चल गया है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन लॉकडाउन कितने दिन का हो, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी है वो रिकमेंड कर रही है 14 से 15 दिन का लॉकडाउन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 14 से 15 दिन आवश्यक है। मुख्यमंत्री 8 दिन के लॉकडाउन के पक्ष में है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ही सर्वमान्य कमेटी होगी, जिसको लेकर के आज फिर रात 8 बजे एक अलग बैठक होगी टास्क फोर्स की। आज 12 बजे फिर से सीएम और वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कोर कमेटी के लोग यहां पर मौजूद होंगे। फिर से चर्चा होगी, खासकर बेल आउट पैकेज की बात की जाए कि आखिर व्यापारी हों या जो रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे मदद दी जाए, क्योंकि 15 दिन अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना है पूरे राज्य में तो कहीं न कहीं उन लोगों को मदद देनी होगी। लोगों के अंदर जिस तरीके से पिछले 1 साल से परेशान थे और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाएंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, और इसको लेकर के सरकार कोशिश कर रही है कि उनको कुछ न कुछ मदद दी जाए। हालांकि सरकार ने यह फाइनल कर लिया है कि बिना लॉकडाउन कोरोना की चेन नहीं टूटेगी, और राज्य में 55,000 से भी ज्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं। उस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन कंपलसरी है। आज फिर 12 बजे के आसपास एक मीटिंग है, उसके बाद रात को मीटिंग है, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक है। यानी लगातार सरकार को निर्णय के पहले कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति से समन्वय स्थापित किया जाए। बीजेपी ने साफ कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करिए, फिर लॉकडाउन को बीजेपी सपोर्ट करेगी। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश है कि सभी घटक दलों से बात की जाए, और व्यापारियों से बात इसलिए की जाए क्योंकि व्यापारी काफी ज्यादा नाराज हैं। जिस दिन कड़े नियम प्रतिबंध आए उसी दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रदर्शन हुए। ऐसे प्रदर्शन दोबारा ना हो, इसको लेकर के सरकार की कोशिश है हर घटक उनको भी भरोसे में लेने की कोशिश होगी। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 349 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,981 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। हालांकि करीब 2,33,000 वैक्सीन की डोज मिलने से
आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर्स पर शुरू हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद फिर एक बार मुंबई के बाजार खुले हैं। इस समय हम खड़े हैं दादर सब्जी मंडी में, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए निकले हैं। इनमें से कई लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा है। किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। करीब 2 दिन के बाद फिर एक बार ये बाजार शुरू हुआ है, तो भारी संख्या में जो लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पर सब्जियां नहीं खरीद पाए थे वो रास्तों पर उतरे हैं। किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर बीएमसी या प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लगातार बढ़ती ये जो भीड़ है इसे नियंत्रण में लाने के लिए आपको बताना चाहेंगे, कल कोरोना के महाराष्ट्र में करीब 60,000 से ज़्यादा मामले, अब तक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। अकेले मुंबई में करीब 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये दादर की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, किस तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि रोज नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस सब के बावजूद लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की तस्वीर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार की तरफ से सख्त नियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन उनका जमीन पर दिखना भी जरूरी है। और आइए अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच समीक्षा बैठक बुलाई है और यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी होंगे शामिल। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक होगी और इसमें कोरोना के मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो और क्या हो सकता है, किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बड़ा आंकड़ा पिछले 24 घंटे में देखा गया है और इस सब के बीच समीक्षा बैठक में और किस तरीके से हालात को सुधारा जा सकता है। मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि ये कहा गया है साफ तौर पर कि लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है, अरविंद केजरीवाल ने यह भी अपील की है लोगों से कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, नहीं तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि लॉकडाउन लगाना पड़े कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। इस सब के बीच अब यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इस बीच कोविड सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने। आइए उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चलिए वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बेहद अहम बैठक बताई जा रही है, समीक्षा बैठक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में भी सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे किस तरह से यहाँ पर 100 बेड्स का ये कोविड केयर सेंटर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे बहुत तेजी के साथ इसे बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मरीज हैं वो शिफ्ट होंगे। हमारे साथ रजत जैन हैं जो कि इसके इंचार्ज हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करेगा। सर, ये कोविड केयर सेंटर क्यों बनाया जा रहा है और ये किस तरीके से काम करेगा और मरीज कब आएंगे इसमें? देखिए, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पिछली 3 लहरों में हमने देखा नहीं था कितनी स्पीड से भरे। तो जब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुआ सैटरडे को, तो ये डिसाइड किया गया कि वैसे आज की डेट में बेड की कमी नहीं है, बट जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इसके लिए प्रिकॉशन लेते हुए ये ज़रूरी है कि हम इंतज़ाम इस तरीके से करें कि मरीज़ों को जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में पड़ती है तो उनके लिए पर्याप्त बेड्स की अवेलेबिलिटी कराई जा सके। सर, कितने बेड्स यहाँ पर होंगे और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा? देखिए, ये एलएनजेपी का एक्सटेंशन बनाया गया है ताकि एलएनजेपी के ऊपर से एक वर्क लोड को रैशनलाइज किया जा सके। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज के पेशेंट्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनको बुखार कम नहीं हो रहा है, खांसी चल रही है, तो उन लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया जा सके। और अगर उनको ट्रीटमेंट एस्केलेट करने की ज़रूरत है, प्लाज्मा थेरेपी या आईसीयू या वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला इनकी ज़रूरत है, तो वो लोग एलएनजेपी के अंदर
उनको बेड मिल सके। ठीक है, तो कब से यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे? देख रहे हैं सर बहुत तेजी के साथ इसको तैयार किया बस कुछ सफाइयां वगैरह चल रही है, तो डॉक्टर सुरेश का भी फोन आया था, तो हमने उनको बोल दिया कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम इस कैपेसिटी में होंगे कि हम यहाँ पर पेशेंट ले सकें। सर अब आप एक्सपर्ट भी हैं, इसको पूरे अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं, अभी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। किस तरह से ये अब आगे बढ़ रही है ये वेव, कहाँ जाकर रुक सकती है और क्या आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, ये अभी जो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस समय जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप हर जगह पर इस टाइम पर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोविड मरीज दिख जाएंगे। तो ये कहना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होगा कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें तो हमें ये वाली बात पता है कि हर जो मरीज जिसको कोविड हो रहा है उसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड के सिम्टम आते हैं, अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए और अस्पताल का रुख तभी करिए अगर उसकी जरूरत लगती है। ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो एकदम भाग के एक अस्पताल के अंदर आपको जाना जरूरी है। ये बिल्कुल डॉक्टर अजय जैन जो कि इसके इंचार्ज हैं कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया, यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये LNJP अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है, अमली जामा पहना रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की, उसी लेवल की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासी घमासान भी मचा है। एक और शिवसेना वैक्सीन को लेकर केंद्र पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने उनके आरोपों को नकार दिया है। रेमडेसिविर महाराष्ट्र में उनकी शॉर्टेज है, सबको मालूम है। लोग एक एक दिन मेडिकल स्टोर के बाहर, सरकार के अस्पताल के बाहर क्यू में खड़े हैं। आपने देखा होगा, बहुत वीडियो आते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये राजनीति जो चल रही है, ये जनता के जान के साथ खेलने की जोखिम आप कर रहे हो। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं। और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, केंद्र की तरफ से रेमडेसिविर के बाहर भेजे जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस सबके बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की डोजेज नहीं है, हालांकि अब वो केंद्र की तरफ से दी भी गई है। पर प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये साफ कर दिया था कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो पहले बातचीत हुई, आंकड़े भी आपसे तमाम लिए गए थे और उसी आधार पर जिस कैटेगरी में तमाम लोग आते हैं उनको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। तो फिर इस तरह के सवाल क्यों शिवसेना की तरफ से? देखिए, शिवसेना हो या कांग्रेस हो या सरकार में बैठे तीनों प्रमुख दल हों, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो चीज़ों की कमी पड़ रही है और केंद्र का जो कैप है वो कैप हटना चाहिए। यानी वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से केंद्र ने ये कहा हुआ है कि कैसे किस राज्य को कितना मिलेगा वो डिसाइड किया जाएगा, तो उससे उनको लगता है कि गुजरात जैसे राज्यों को, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सिर्फ 6 करोड़ 7 करोड़ लोग हैं, उनको अगर हम ज़्यादा डोज देते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को कम डोज देते हैं, तो इस पर राजनीति दिखती है। दूसरा एक बड़ा सवाल आज रेमडेसिविर को लेकर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से सूरत के जो अध्यक्ष हैं वहाँ पर
ये बात सामने आई कि वहां पर रेमडेसिविर बीजेपी कार्यालय से मिल रहा है, उसको लेकर के शिवसेना कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लोगों को जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वो उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय से रेमडेसिविर सूरत में बांटे जा रहे हैं। तो ये दिखता है कि किस तरीके से बाइफर्केट किया जा रहा है, किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर कम दी जा रही है ताकि उनका परफॉर्मेंस खराब हो और लोगों के भीतर ठीक है अभिषेक लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल इस सब के बीच यही है कि अगर इसी तरीके से सियासत होती रही तो फिर कोरोना से लड़ाई को कैसे जीता जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 6000 कोरोना के नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत भी हुई है। सरकार लगातार लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन लगाने से कर दिया है इनकार। मैं ये मानता हूं लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन नगरों ने तय किया है वो कोरोना कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है और कई गतिविधियों की छूट है उसमें। और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वो राज्य जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 15,353 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव मामले हैं। खास बात यह है कि यूपी में अब तक 85,15,296 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,42,562 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, कोरोना के खात्मे को लेकर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आज रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक भी होने वाली है और इस एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में यह तय होगा कि क्या इसको मंजूरी दी जाए या फिर नहीं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। एक्सपर्ट कमेटी इसको लेकर बैठक करेगी। एक अहम बैठक होने वाली है आज और आज इस पर फैसला संभव बताया जा रहा है। तो कई और वैक्सीन आने वाले दिनों में मार्केट में अवेलेबल होंगी, इस तरह की जानकारी। और इस सबके बीच रूस की इस वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक वी बताया जा रहा है, आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में फैसला संभव है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये देखिए एक और वैक्सीन आती हुई, हालांकि फैसला आज होना, एक्सपर्ट कमेटी इस बात को तय करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वैक्सीन आ रही है, कई और वैक्सीन भी पाइपलाइन में है। सवाल यही कि क्या हालात सुधरेंगे, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट उस पर पीएम की तरफ से भी जोर दिया गया था और यह कहा था कि हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल, जिस तरीके से खास करके कोरोना केसेस जब कम हुए थे तब मैनेजमेंट जो पहले था उसमें ढिलाई बरती गई और उसका नतीजा है कि दूसरी लहर सामने है। अभी जब मामला इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, अभी तुरंत बीएमसी ने निर्णय लिया है, जो अभी तुरंत की खबर है, बड़ी खबर कि अलग अलग जगहों पर खासकर अगले 7 दिनों के भीतर 1100 कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे बीएमसी द्वारा। और साथ ही साथ जिनकी हालत थोड़ा ठीक है उनको अब
होटल में शिफ्ट किया जाएगा। यानी अब उन्हें जो कोविड केयर सेंटर से निकालकर प्राइवेट होटल्स भी बीएमसी लेने वाली है और उसमें शिफ्ट करेगी ताकि लोगों को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज है कि लगातार केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर राज्य सरकार भी ये मान रही है कि कई जगहों पर लोगों की जो लापरवाही है उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी दिख रही है। और आने वाले एक हफ्ते में ऑक्सीजन की कमी भी जिस तरीके से पहले आशंका जताई जा चुकी है उसको लेकर के भी काफी दिक्कतें हैं। हालांकि इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन करेंगे तभी इस चेन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है अभिषेक, लेकिन बड़ी बात है कि वहां तक पहुंचने की स्थिति ना हो और उसके लिए जरूरी है कि जमीन पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो 1100 कोविड सेंटर बनाए जाएंगे, बीएमसी की तरफ से बड़ी जानकारी अभिषेक की तरफ से दी गई। बीएमसी का ये बड़ा फैसला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की दिशा में निजी होटल में कोरोना सेंटर्स बनाए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। होटल में रखे जाएंगे मरीज, यानी मरीजों को वहां पर रखा जाएगा। 1100 कोविड सेंटर बनाएगी बीएमसी। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना पर काबू पाने में हो रही कमियों पर सवाल खड़े किए हैं। कमियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को लिखी है चिट्ठी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 30 सेंट्रल टीम, छत्तीसगढ़ में 11 जबकि पंजाब में 9 सेंट्रल टीमें कोरोना से बिगड़ते जमीनी हालात पर काबू पाने और सुझाव देने को लेकर भेजी गई हैं। जिलों में तैनात सेंट्रल टीम के मूल्यांकन के आधार पर ही केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा क्या, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सबको हक है सुरक्षित जीवन जीने का। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो के साथ। हरिद्वार महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। शाही स्नान के मौके पर तमाम अखाड़ों के साधु संत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही आम लोग भी भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे हैं। सुबह से ही अखाड़े के एक के बाद एक पूरी शान और शौकत के साथ शाही स्नान के लिए अखाड़े निकल रहे हैं। शाही अखाड़ों की शोभा यात्रा और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। शाही स्नान में साधु संतों के साथ नेपाल के राजा भी शामिल होंगे। तो शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान हरिद्वार में महाकुंभ और इस सब के बीच शाही स्नान के मौके पर ये तमाम तस्वीरें, तमाम रंग, कुंभ के अखाड़ों के साधु संत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आम लोग भी भारी संख्या में पहुंचे हरिद्वार। सोमवती अमावस्या के लिए अब चल पड़ा है तीसरा अखाड़ा यानी अटल अखाड़ा। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी है, नीचे तमाम नागा साधु और इन पर पुष्प वर्षा फिलहाल की जा रही है। नागा साधु सभी अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे आगे चलते हैं, धर्म रक्षक माने जाते हैं और अलग अलग रंग नागा साधुओं के आपको इसमें नजर आएंगे। कोई चश्मा पहने हुए है, कोई रुद्राक्ष धारण किए हुए है, कोई लंबी जटाओं को रखे हुए है और सब फूल पहने हुए पूरा भस्म श्रृंगार करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये अटल अखाड़े की आपको शोभा यात्रा दिखा रहे हैं जहां पर भस्म में श्रृंगार किए हुए तमाम नागा साधु अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े छोटे, देखें आप, छोटे छोटे नागा साधु भी जो इनके साथ चल रहे हैं ये भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और लगातार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तमाम साधु संतों के ऊपर यहाँ की जा रही है। तो ये देख रहे हैं आप, लगातार पुष्प वर्षा हो रही है और साथ ही अटल अखाड़े की जो ये शोभा यात्रा है ये अब हर की पौड़ी की तरफ बढ़ती जा रही है। जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका खानपा, न्यूज़ 18 इंडिया, हरिद्वार। और चलिए इस वक्त हरिद्वार से सीधे हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप मेला क्षेत्र में किस जगह पर मौजूद हैं और फिलहाल क्या व्यवस्था, क्या रंग कुंभ के दिख रहे हैं? मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूँ। एक तरफ तो आप देखिए कि जो जूना अखाड़ा है
वो वापसी कर रहा है। ये स्नान करके वापसी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीरों में आपको दिखाती हूँ निरंजनी अखाड़े की तस्वीर, जो अभी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शंकराचार्य चौक से काफी आगे अब निकल चुके हैं। हर की पैड़ी के लिए ये व्यवस्था है। और पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से जो तमाम महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो रथों में पीछे पीछे आते जा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से निर्विघ्न ये तमाम लोग शाही स्नान की जगह ब्रह्मकुंड में पहुंचे। और ऐसे में व्यवस्था इस तरह से की गई है कि अगर एक अखाड़ा का स्नान करके वापस आ रहा है, दूसरा स्नान करने के लिए जा रहा है, तो वो बीच में टकराए ना। और यहाँ फिलहाल आप देखेंगे कि लोग भी, इन तमाम लोगों के दर्शन जो महंत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उनके लिए रुके हुए हैं। तो ये तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं हर की पौड़ी के नजदीक है तकरीबन। यहाँ से आगे मुड़कर हर की पौड़ी के लिए रास्ता शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे पुलिस की पूरी में सुरक्षा इंतजामों की सिक्योरिटी के बीच में किस तरीके से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महानिर्वाणी और अटल अखाड़े की, जो धीरे धीरे शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। सोमवती अमावस्या का ये शाही स्नान बहुत महत्व रखता है। कहते हैं आज के दिन स्नान करने वाले को 12 गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसे में 11 साल में आया ये पूर्ण जो कुंभ है, महाकुंभ जिसे कहा जा रहा है। लौटेंगे प्रियंका, तो महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा आगे बढ़ते हुए स्नान के लिए जूना अखाड़े की तरफ से स्नान कर लिया गया है। वापसी की तस्वीरें भी प्रियंका ने दिखाई। जबरदस्त व्यवस्था और इस सब के बीच महाकुंभ का ये दूसरा शाही स्नान। और आज क्योंकि सोमवती अमावस्या भी, इसलिए माना जाता है कि आज स्नान का जो फल है वो 12 गुना ज्यादा मिलता है।